मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हो रहा है आपके मैथ के पेपर के साथ। चलिए आपके मैथ के पेपर को आसान करने के लिए हम लोग एक शानदार मैथ के मॉडल पेपर को लेकर समझेंगे। और आज का जो ये मॉडल पेपर आप देख रहे हैं इसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सेट किया गया। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इसमें से किन्हीं आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना है जिसके लिए OMR सेट दिया जाएगा। इस मॉडल पेपर को तैयार करते समय 2-3 बात ध्यान रखा गया। सबसे पहले इसमें सिस्टमैटिक वे में प्रश्न मिलेगा, कि पहले एक चैप्टर से 2 चैप्टर 3, पहले रियल नंबर से लेकर प्रायिकता तक के सभी चैप्टर से, लेकिन सिस्टम में पहले एक चैप्टर से फिर दूसरा तीसरा, ताकि आपका 15 चैप्टर का रिवीजन हो। और उसके साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि एग्जाम पे इस पैटर्न पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे अंक चेंज होगा। तो आप यहां से अगर समझ के जाते हैं तो एग्जाम में आपको प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैथ में क्या करना चाहिए, कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। तो आप भी मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में कर लीजिएगा। चलिए एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे और आप भी सॉल्व कीजिए और आंसर देते चलिए, क्योंकि आपका लाइव प्रैक्टिस सेट चल रहा है। पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ऐसा प्रश्न आजकल खूब बिहार बोर्ड पूछता है। तो अपरिमेय जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां Q बराबर नहीं है 0। तो यहां पे देखेंगे इसको लिख सकते हैं P/Q के रूप में, बिल्कुल लिख सकते हैं। 33/99 ऐसे भी रिपीट कर रहा है तो परिमेय संख्या ही होगा। ये तो ऑलरेडी P/Q के रूप में भी ए भी है, किसे नहीं लिख सकते हैं तो ए नॉन रिपीटिंग है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप क्लियर समझ रहे हैं। आंसर जरूर कमेंट कीजिए। अब सभी विद्यार्थी दूसरे नंबर प्रश्न को पढ़िए, आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। और इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसके लिए भी आपको पेन कॉपी उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरिमेय संख्या है सर। तो देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो इसको देखिए, इसको रूट निकल जाएगा, भले ही रूट आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 36 का 6 और 64 का 8, इसका निकलेगा नहीं निकलेगा। तो यही अपरिमेय संख्या हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। 9 तो ठीक है, इसका 49 का भी आप निकालिएगा तो 7। यहाँ पे 9 का भी 3, 81 का 9, तो कौन बच गया था, ऑप्शन बी। ऐसे भी आप पढ़ते हैं कि सिद्ध करे कि √3 √2 √5 अपरिमेय संख्या, तो यह अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, पाई है। पाई कौन संख्या है सर। तो हम लोग कितना बार पढ़ चुके हैं कि पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई अपरिमेय संख्या होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्याओं का मौसक। कोई 2 आभाज्य संख्या ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक आभाज्य संख्या लिखी है 7 1 11। अब इसका मौसक कितना होगा सर, 1 होगा। काफी शानदार, चौथा का राइट आंसर हमने निकाल दिया, ऑप्शन ए सही आंसर है। मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में कर लीजिए, क्योंकि हम लोग को एक ही मोबाइल के स्क्रीन पे सभी जानकारी लिखना होता है ताकि आपको क्लियर समझ में आए। 5 नंबर प्रश्न से देखिए दूसरा नंबर चैप्टर शुरू होगा। मैं शुरू में बोला काफी सिस्टमैटिक मॉडल पेपर लगा है, तभी मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं कि पहले आपका रियल नंबर का रिवीजन होगा, फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इसी तरह 15 चैप्टर का रिवीजन होगा। कह रहा है बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल। मैं कई बार आपको सिखाया हूं कि मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल, इससे बिहार बोर्ड आजकल खूब प्रश्न पूछ रहा है। मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद है, इसके 2 मूल हैं अल्फा प्लस बीटा। तो कह रहा है अल्फा इंटू बीटा कितना होगा सर। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, तो कहिएगा सर C/A होता है। कितना बार बताएं, अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A। अल्फा इंटू बीटा C/A, C कितना है सर, तो कांस्टेंट 1 है। ए कितना है गुरुजी, तो x का गुणांक है 4। 1/4 करेंगे, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 5 का। आगे देखते हैं छठा नंबर प्रश्न। देखिए कह रहा है यदि बहुपद इतना के मूल अल्फा बीटा हो तो इतना का मान बताइए। ऐसे प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अभी इसके 2 तरीका है बनाने का। एक तो इसका हम लोग पूरा मूल निकालेंगे कि कौन कौन 2 मूल आ रहा है, फिर अल्फा बीटा का मान पुट कर देंगे। दूसरा तरीका क्या कहता है सर, दूसरा तरीका कहता है कि इसको सॉल्व थोड़ा सा कर लीजिए, थोड़ा सा दिमाग खपाइएगा तो इसी फॉर्मूला पे बैठ जाएगा। जैसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पे देखिए 1/अल्फा और प्लस में 1/बीटा का मान अपने से पूछा है। का लघुत्तम ले लेंगे थोड़ा सा, तो अल्फा इंटू बीटा, ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। एलसीएम का हम लोग जोड़ घटाव कर दिए, तो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, कहिएगा सर -B/A। बिल्कुल सही। और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल कितना होता है, C/A। ए से ए कैंसिल कर दिया हम लोग, अर्थात कि -B/C। इसका मान पूछ रहा है, इसका मतलब दिमाग में रखिएगा किसका मान पूछा है, -B/C का मान पूछा है। बिल्कुल सही। अब -B, तो यहां पे देखिए x का गुणांक है माइनस, तो इसी तरह रहेगा -3। और c कितना है सर 5, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा 3/5। कहीं पे दिखाई दे रहा है सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे छठा का। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी नहीं होगा, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या निकाले हैं 3/5। ऐसे आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन ए पे दिया गया था। यहाँ पे समझ पा रहे हैं आप कि हम लोग सही निकाले थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए 3/5। चलिए अब 7 नंबर प्रश्न को पढ़िए और आंसर देने
का प्रयास कीजिए। इसको हम लोग मिटाते हैं। एक एक मैथ में क्या है कि ध्यान से, क्योंकि आपका मैथ से ही एग्जाम शुरू होगा, तो जितना ज्यादा आप प्रश्न, कोई भी प्रश्न मिले, सभी हम लोग के क्लास 10th क्लास का प्रश्न है, तो इसको हम लोग को सॉल्व करके जाना चाहिए ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होती। इसको मैं मिटा दे रहा हूं ताकि मैं बोला, इसलिए मैं बोलता हूं मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करिए, क्योंकि हम लोग को एक ही स्क्रीन पे सभी काम करना है। तो इसका राइट आंसर हमने क्या निकाला था? 3/5, ऑप्शन ए सही आंसर हमने निकाल दिया था। अब 7 नंबर प्रश्न देखिए, बहुआ टाइप प्रश्न है। आप जितने भी छात्र इसका आंसर कमेंट कर दिए हैं, पहले आप देखते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं। कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगा गुरुजी? 2 होगा। काफी शानदार, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद तो 2, रैखिक बहुपद 1, त्रिघात बहुपद 3, कितना बार हम लोग सीखे हैं, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है एक द्विघाती बहुपद दिया है इतना, कह रहा इसके शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा, सोचिए ये प्रश्न खूब पूछ रहा है आजकल बिहार बोर्ड। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अभी मैंने बताया -b/a शून्यकों का योगफल। -b कह रहा है सर, इसका x का गुणांक कितना है? -1 है, तो माइनस फार्मूला वाला है, और ये माइनस, और ये जो x² का गुणांक 1 है, माइनस माइनस यहाँ पे +1/1 बराबर 1। ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 8 नंबर का। आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। कह रहा है एक रैखिक समीकरण। अब देखिए यहां तक दूसरा नंबर चैप्टर से प्रश्न था, अब 9 नंबर से शुरू हो गया तीसरा नंबर, इसलिए मैं बोला यहाँ पे बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से इस मॉडल पेपर में प्रश्न को सेट किया गया ताकि आपका 1 से 15 तक का चैप्टर का रिवीजन हो जाए। कह रहा है एक रैखिक समीकरण के घात, तो हम लोग ये तो याद करते हैं कि एक घात वाले समीकरण को हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि इसका घात 1 होता है। काफी शानदार, ऑप्शन सी इसका भी सही आंसर कर देंगे 9 नंबर प्रश्न का। घात समीकरण होता तब घात 2 होता, रैखिक समीकरण है तो घात 1 है, इसलिए रैखिक समीकरण है। अब आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न काफी शानदार है, लॉजिकल प्रश्न है, लेकिन प्रश्न काफी शानदार पूछा है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कितने विद्यार्थी सॉल्व कर पा रहे हैं। कह रहा है एक संख्या दूसरे से 2 गुना है। क्या कह रहा है? एक संख्या दूसरे से 2 गुना है। आप क्या मान सकते हैं कि एक संख्या x है, तो इसका पहला समीकरण क्या निकलेगा? x बराबर 2y। एक संख्या xy है, तो एक समीकरण ये हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है दोनों संख्याओं का योग सर 27 है, अर्थात कि x + y बराबर 27 है, तो दोनों संख्याएं, तो इसको समीकरण का मान रख के भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये आसान प्रश्न होता है, इसको ऑप्शन से आप बना सकते हैं। 2 कंडीशन दिया है सर। पहला कंडीशन कर रहा है कि दोनों संख्या को जोड़ने पे 27 आना चाहिए। ऑप्शन में देखिए ए भी 27 आ रहा है, ए भी 27 आ रहा है, ए भी 27 हो रहा है। लेकिन दूसरा कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए कि यहाँ पे देखिए एक संख्या दूसरे का 2 गुना है, तो यहाँ पे देखिए 9 दूनी 18, ये 2 गुना है नहीं है, ये 2 गुना है नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे 10 नंबर प्रश्न का। उम्मीद करता हूं आप क्लियर समझ रहे हैं। 2 कंडीशन दिया था कि दोनों को जोड़ने पे 27, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 27, तो तीनों ये ऑप्शन फुलफिल हो रहा था इस कंडीशन के द्वारा। लेकिन दूसरा कंडीशन कहा था कि दोनों एक संख्या दूसरे का 2 गुना है, एक कंडीशन एक ही ऑप्शन फुलफिल कर रहा है, तो यही सही आंसर होगा। या कुछ नहीं समझ में आया तो जैसे मैंने बताया, तो समीकरण 1 समीकरण 2 मानकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं आपका 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये भी प्रश्न काफी शानदार है। कह रहा है इतना में p के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, ऐसे प्रश्न भी मैं आपको खूब सिखाया हूं। क्या कर रहा है कि किस मान के लिए इसका अद्वितीय हल होगा, यही प्रश्न पूछ रहा है। ये समीकरण है अपना, मान ले रहे ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब अद्वितीय हल कब होता है सर? तो कहिएगा जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तब समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होते हैं। ये कंडीशन आपको रिवीजन करके रखना है। अब अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अब मान पुट कर देंगे तो a1, तो जो x का गुणांक है यहाँ पे देखिए 4, तो उसी तरह रहेगा। a2 जो ये समीकरण 2 है, इसमें जो x का गुणांक है, कितना बार मैं सिखाया हूं, 2, बराबर नहीं है b1, तो p, और b2 जो इसमें y का गुणांक होगा 2। अब यहाँ पे 2 2 बराबर है, कैंसिल हो जाएगा, या 4 बराबर नहीं है p। अब देखते हैं ये कंडीशन कहां पे दिया गया है, तो ध्यान से ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन ए पे मिल जाएगा। 4 के अतिरिक्त p के अतिरिक्त मान के लिए इसका अद्वितीय होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि देख रहे हैं 4 के अतिरिक्त, अर्थात कि p बराबर नहीं होना चाहिए 0, तो 4 के अतिरिक्त कोई भी मान हो सकता है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन ए पे कंडीशन दिया गया था। काफी शानदार प्रश्न था, ऑप्शन थोड़ा सा चेंज था, लेकिन आप ध्यान से अगर समझेंगे तो एग्जाम में आपको गलत नहीं करना है। आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे
कि यदि युग्म a1x प्लस b1y बराबर c1, दूसरा समीकरण उसी तरह दिया है a2x प्लस b2y, ये हमारा समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। कह रहा है a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये भी कॉन्सेप्ट है, अगर आप सीखेंगे कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, तो समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होते हैं, ठीक बात है। लेकिन समीकरण युग्म कैसा होता है, देखते हैं कितने विद्यार्थी याद किए हैं। जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर ऑप्शन सी इसका सही आंसर कीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं कि जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, तो समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे, उसके साथ साथ समीकरण युग्म आश्रित होगा सर जी, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 12 का। आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है यदि x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 तथा ax प्लस इतना बराबर 10 के अनंत हल हो, तब कौन सा कंडीशन सही है। देखिए ये सभी आपके थ्योरी बेस्ड प्रश्न है, थ्योरी बेस्ड प्रश्न के लिए आपको थ्योरी याद रहना चाहिए। तो अनंत हल कब होता है, अब ये आपको बताना पड़ेगा। तो जब a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 बराबर होता है c1 बट्टा c2, जब ये कंडीशन पूरा होता है तभी क्या होता है, अनंत हल होगा। ये कंडीशन पूरा होना चाहिए अनंत हल के लिए। इसमें 3 ही कंडीशन है। एक हम लोग ऊपर चर्चा किए थे यहाँ पे कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, तब अद्वितीय हल होगा। दूसरा कंडीशन यहाँ पे मिल गया कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, तीनों बराबर हो जाएगा तो अनंत हल होगा। और तीसरा कंडीशन जब यहाँ पे ये बराबर नहीं होता तब क्या होता, कोई हल नहीं। तो अब इसी पे मान पुट कर देंगे सर। तो a1 तो जो फिर अभी मैंने सिखाया समीकरण 1 में x का मान जो पहले होगा तो कितना होगा, आप कमेंट कीजिए, कहिएगा सर 1 होगा। और a2 का मान आप लोग बताइएगा। तो जो छात्र कह रहे हैं कि सर 1 होगा, a होगा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। b1 तो जो समीकरण 1 में y का गुणांक 2 हो जाएगा। b2 तो जो समीकरण 2 में y का गुणांक तो a माइनस b हो जाएगा। अब हमको इतना ही से काम चल जाएगा, क्योंकि a b में संबंध बताना है तो c1 बटा c2 करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कैंची वाला गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो a माइनस b बराबर 2a। अब समीकरण को व्यवस्थित कर दे रहे हैं, तो 2a प्लस a है तो माइनस a b है तो प्लस b बराबर 0। हम लोग समीकरण को व्यवस्थित किए हैं। यहाँ पे देखिए मेन कॉन्सेप्ट क्या था, a कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आगे तो हम लोग सिर्फ मान बैठा के गुना भाग करेंगे। अब 2a में से एक घटाइएगा तो एक बचेगा, अब b बराबर 0। कहां पे दिया है सर, यहां पे दिया है। ऑप्शन डी सही आंसर आप इसका कर देंगे 13 का, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्लियर इस प्रश्न को आप सीख लिए हैं। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न जो है काफी शानदार है। सिर्फ इसमें क्या है, मैथ में यही मैं बार बार आपको सिखाता हूं कि मैथ में आपको बार बार मैथ लेकर पेन कॉपी जो भी प्रश्न आप बनाए हैं तभी बनाइए, नहीं बनाए तभी बनाइए। जितना आप ज्यादा इसको बनाएंगे उतना ही दिमाग में कॉन्सेप्ट रिवीजन होगा और एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम से कम रहेगा। अब 14 नंबर प्रश्न देखिए कितना शानदार है। कह रहा है कि यदि x बराबर इतना का मान क्या होगा, ऐसे प्रश्न भी खूब आ जाता है। अब x बराबर इतना का मान, तो ये काफी शानदार है, लेकिन हम लोग इसको पूरा डिटेल में नहीं बना रहे हैं क्योंकि जगह भी इतना ही है। और ऐसे आपको आदत लगाना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज्यादा रफ करने की आवश्यकता नहीं, जितना ही शॉर्टकट में आप बनाते। तो हम लोग एक बार क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, इस समीकरण के दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो इस साइड स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और इस साइड स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर से एक स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, 56, और बाकी इसी तरह बन जाएगा 56 प्लस अंडर रूट 56, इसी तरह डैश 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 बच जाएगा। या एक्स स्क्वायर बराबर 56 और प्लस इतना का मान कितना है, यहाँ पे देखिए यही तो है, तो इतना का मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, इसका हमने क्या किया, एक स्क्वायर रूट हमको हटाना था तो हमने दोनों साइड स्क्वायर किया, क्योंकि समीकरण में कोई काम दोनों साइड हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया अपना एक्स स्क्वायर, और इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट सर गायब हो गया, तो इस तरह बचा एक, यहाँ से पूरा बचा, तो इसका भी मान एक्स ही है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं इसी कंडीशन में लिखा गया था। और ये अंडर रूट 56 तो अनंत है, डैश डैश है, तो हमने 56 प्लस एक्स कर दिया। या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तो माइनस एक्स, और प्लस 56 है तो माइनस 56 बराबर 0। समीकरण को हम लोग व्यवस्थित कर दिए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, द्विघात बहुपद के रूप में सॉल्व हो जाएगा। तो 56 को तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8x, तो 7 8 में गुना होकर 56, और 8 में से 7x घटाइएगा तो माइनस एक्स, अब माइनस 56 बराबर 0। ध्यान से अंत तक सीखिएगा, काफी शानदार शानदार चीज आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैथ है। x कॉमन हो जाएगा सर, x प्लस 7, यहाँ पे माइनस 8 कॉमन ले लेंगे सर जी x, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 7 8 56, तो 7 हो जाएगा बराबर 0।
या x और एक बाहर वाला तो x-8 और एक भीतर वाला तो x+7 बराबर 0। अर्थात कि x का मान आपने कितना बता दिया, तो -8 है तो इधर आके +8 और +7 है तो यहाँ पे आके हो जाएगा -7। अब देखते हैं -7 और 8 कहाँ ऑप्शन में है, तो यहीं पे है ऑप्शन ए। 14 का राइट आंसर हमने निकाल दिया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस प्रश्न को एक दो बार अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको कोई भी इसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर प्रश्न भी शानदार है। कह रहा है यदि समीकरण x² + 4x + m बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान है। देखिए यही कंडीशन है, इसी कंडीशन पे प्रश्न टिका रहता है। वास्तविक और असमान कब होता है, तो कहिएगा जब d का मान 0 से बड़ा हो। बिल्कुल सही, जब b² - 4ac का मान 0 से बड़ा हो तब हम क्या कहते हैं कि मूल समीकरण के वास्तविक और असमान होंगे। यहीं पर हम लोग मान पुट कर दे रहे हैं, तो b, तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक कितना है, b यही होता है तो 4 का स्क्वायर। 4 और a कितना है सर, तो 1 है। यहाँ पे x का स्क्वायर का गुणा कितना है, 1, और c कितना है, m है, तभी तो इसका आंसर आएगा बराबर 0। अब इस साइड में सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। या 4 का स्क्वायर सर तो 16 और यहाँ पे 4m > 0। या यहाँ पे 16 तो 4 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 16 माइनस, तो यहाँ पे 16 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 4, 4 कॉमन हम लोग लिए तो 4 चौका 16 और यहाँ पे अपना माइनस और यहाँ पे क्या बचेगा, m > 0 हो जाएगा। या 4 इधर गुना में है तो भाग में, तो इधर 0 से क्या हो जाएगा 0, अर्थात कि 4 - m > 0। या 4 से जो है छोटा होगा m, क्योंकि -m है तो इस साइड आकर हो गया +m। अब देखते हैं कहाँ पे m 4 का मान छोटा है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में यही कंडीशन है। यहाँ पे देख रहे हैं m का मान जो है 4 से छोटा है, अर्थात कि 4 जो है m से बड़ा है, तो यही कंडीशन सेम यहाँ पे m का मान 4 से छोटा है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर कर देंगे 15 का। देखिए वास्तविक और असमान वाला कंडीशन था बस, और कुछ नहीं था, इतना आप सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। अब 16 नंबर प्रश्न ही देखिए। 16 नंबर प्रश्न भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा शानदार प्रश्न है। थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, मैं इसलिए बोला कि आपका पूरा 1 से 15 तक रिवीजन होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ऐसे कैसे प्रश्न मिल रहा है पहले चैप्टर से, दूसरा चैप्टर से, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में, तभी हम लोग इस मॉडल पेपर की चर्चा कर रहे हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि समीकरण इतना के मूल समान है। अब देखिए पहले प्रश्न को ध्यान से बारीकी से समझना चाहिए। क्या कहा, मूल समान है। जैसे ही कहेगा मूल समान है, इसका मतलब क्या कर रहा है कि d बराबर है 0, अर्थात कि सर d का मतलब b² - 4ac बराबर है 0। अब कह रहा है तो मूल बताइए। यहाँ पे देखिए मूल कितना होगा इस समीकरण का, तो ऐसे हम लोग पढ़ते हैं कि जब मूल समान हो और अर्थात कि d बराबर है 0 तो उसका मूल जो है बराबर होते हैं, समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। और मूल क्या होते हैं, तो -b/2a -b/2 ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे एक कंडीशन क्लियर है, ठीक है, लेकिन b का मान क्लियर नहीं है, इसीलिए प्रश्न पूछा है। यहाँ पे देखिए बड़ा शानदार प्रश्न है। b का मान यहाँ पे है नहीं है, a है। a का मान हम लोग कन्वर्ट करेंगे तभी तो इसका यहाँ पे मान पुट करके निकालेंगे। तो a का मान निकालने के लिए इसीलिए कहा था मूल समान है कि बराबर 0 है, ताकि यहाँ से आप पहले a का मान निकालिए फिर यहाँ पे रख दीजिए, मूल आ जाएगा। तो b² - 4ac बराबर 0, तो b², तो b की जगह पर कितना दिया है 6a का होल स्क्वायर और -4 और a का मान देखिए 9 और c का मान 4। बड़ा बारीकी से समझिएगा, प्रश्न काफी शानदार है। अब यहाँ पे देखिए 6a का यहाँ पे होल स्क्वायर है, b का स्क्वायर, तो 36a² और यहाँ पे गुना करेंगे तो 4 9 में 36 और गुना में 4 उसी तरह रहने दे रहे हैं बराबर 0। या यहाँ पे देखिएगा a² बराबर -36 है तो +36 × 4 और यहाँ पे इधर भाग में गुना में है तो इधर आके हो गया भाग में, 36 से 36 कैंसिल। या a बराबर √4 बराबर +-2 हमने निकाल दिया। a का मान हम लोग निकाल दिए हैं +-2। हम मूल मालूम है कि मूल समान है तो मूल यही होगा, -b/2 है -b/2 है। तो यहाँ पे देखिए -b तो माइनस फार्मूला का, एक बार b का मान हम रख रहे हैं सिर्फ 2 तो यहाँ पे 2 रख देंगे और यहाँ पे देखिए 2 और ये 6 तो उसी तरह रहेगा, बिल्कुल रहेगा। यहाँ पे समझ पा रहे हैं b कितना अपना 6a है तो a का मान हमने एक बार सिर्फ 2 रखा, a माइनस तो फार्मूला का था और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 2a तो 2 और a कितना है 9 है तो 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल और देखिए 3 से कटाएंगे तो 2 3 दूना 6 और यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस उसी तरह रहेगा -2/3। एक मान हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे देखिए +2 मान हम रखे थे, -2 भी तो रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, तो माइनस
और यहाँ पे -a के फार्मूला का a-2 और गुना में a उसी तरह रहेगा अपना b और नीचे 2 और गुना में a, ये 2 से 2 कैंसिल और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 और फिर उसी तरह 2/3 प्लस में आ जाएगा यहाँ पे, अर्थात कि एक हमने बना दिया -2/3 और एक हो गया अपना +2/3। यही इसका सही आंसर है। देखते हैं कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन सी पे देखिए दिया गया है +-2/3। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं क्लियर आप समझ पा रहे हैं। देखिए इसमें दो कंडीशन दिया था, एक तो कह रहा है कि यहाँ पे मूल समान है। समान कब होते हैं, जब d बराबर होता है 0। तो d बराबर का मतलब यहाँ पे देखिए b² - 4ac बराबर है 0। तो इस पे हम लोग मान इसका पुट कर दिए और हमने a का मान यहाँ से आसानी से हम लोग निकाल लिए हैं। और फिर आपका मूल अब जानते हैं जब वास्तविक और समान होते हैं तो दोनों मूल b/2a होते हैं। तो हम लोग वहां पे मान रख के अपना b/2a और मान निकाल लिए, तो आगे अपना +-2/3। प्रश्न काफी शानदार है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। एक दो बार जरूर इस प्रश्न को खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे 2 अंक में भी ये प्रश्न आ सकता है। आगे 17 नंबर प्रश्न कह रहा है इतना के वास्तविक हल होंगे, पूछ रहा है समीकरण का कौन सा हल होगा। तो फिर हल वास्तविक होंगे कि नहीं कैसे बताते हैं, तो वहीं डी का मान निकालते हैं, अर्थात कि b² - 4ac का मान निकालेंगे। तो b², तो b के जगह पर यहाँ पे x का गुणा कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। 4 उसी तरह रहेगा, a 1 है और c भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 1, अर्थात कि -3। d का मान जैसे ही 0 से छोटा होता है, d का मान जब 0 से छोटा होगा तो हम क्या कहते हैं, मूल का कोई हल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो कोई नहीं। 17 का ऑप्शन डी सही आंसर आपको याद रखना है। ये काफी शानदार। अब देखिए कितना सिस्टमैटिक वे में मॉडल पेपर है कि अब चौथा नंबर चैप्टर आपका समाप्त हुआ मूल वाला, तो 5 नंबर चैप्टर से प्रश्न मिलना शुरू हो गया। तो 18 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, क्या होगा सही आंसर, क्योंकि एपी से कोई भी प्रश्न आपको गलत नहीं करना है, एपी काफी आसान होता है। कह रहा है वह एपी निर्धारित करें जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। अब देखिए तीसरा पद 5 है सर, ये सभी प्रश्न मैं आपको सिखाया हूं। तीसरा पद 5 है मतलब a+2d = 5 है, समीकरण 1 मिल गया। फिर कह रहा है आपका 7वां पद अर्थात कि a+6d = 9 है, समीकरण 2 मिल गया। तो हम लोग माइनस कर देते हैं, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा गया है तो उतना डिटेल में बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है। तीसरा पद 5 तो a+2d, एक कम करते हैं d में, और 7वां पद तो a+6d = 9। अब इसको माइनस कर दें, समीकरण 1 में से 2 घटा रहेंगे तो a से 1 कैंसिल, 6 में से 2 जाएगा तो अपना -4d, और यहाँ पे भी -4, -4 से -4 कैंसिल, d = 1। अब d का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, a में ही रख दे रहे हैं, तो a+2 और d का मान कितना आया 1 आया है। यहाँ पे समझ पा रहे हैं 4 से 4 कैंसिल होकर 1 आया था, तो 1 बराबर हो गया 5, या a = 5 और +2 है तो -2 = 3, अर्थात कि हमने a बता दिया सर 3, d हमने निकाल दिया 1, तो AP हम नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। 3 4 d जोड़ते जाएंगे, a+d a+2d 5 6, कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन ए पे दिया गया था। काफी शानदार, इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन ए। तो भी छात्र ऑप्शन ए कमेंट किए थे, आपका आंसर बिल्कुल सही था, सिर्फ थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया था, बाकी कॉन्सेप्ट AP का सेम था। अगर ऐसे आप बना देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डैश के 18वां पद। अब सोचिए 18वां पद पूछा है, a बराबर गुरुजी दिया है 1, d बराबर दिया है 3, काफी शानदार। 4 में से 1 जाएगा 3, 7 में से 4 घटाएगा 3, कहीं से घटा लेंगे 3। अब कह रहा है सर a18 बताइए, तो a18 कितना होता है, a+17d, अभी सीख रहे थे, a+6d a+2d, तो a के जगह पर 1 रख देंगे और 17 और d के जगह पर 3, 1 उसी तरह रह जाएगा, और आपका 17d, तो 17 तिया यहाँ पे करेंगे तो 51 और 1 अपना हो जाएगा 52। देखते हैं कहाँ पे दिया गया है, डी पे दिया गया है, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे 19 का। चलिए उम्मीद करता हूं क्लियर आप समझ चुके हैं। अब आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न, एपी का सभी चैप्टर से प्रश्न, सभी कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन होगा। इसको आप an = a+n - 1 × d उस पर भी निकाल सकते थे, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए मैं बार बार, जब प्रश्न आसानी से बन जाए तो हमें उतना ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें रफ कार्य जो हो रहा है इससे भी तो बचना है आपको, कितना आप रफ करेंगे एग्जाम में। यह 20 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी शानदार है। कह रहा है प्रथम 1000 घन संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पे धन संख्या है, धन संख्या का मतलब पॉजिटिव संख्या है, तो 1000 कह रहा है, अर्थात कि 1 से 1000। एपीएस से आप इसका लिख सकते हैं 1 2 3 डैश कहां तक जाएगा 1000 तक। तो एसएन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है,
n/2 इंटू ए प्लस एन, छोटा वाला फार्मूला से काम चल जाएगा क्योंकि ए भी मालूम है, यहाँ पे एन भी मालूम है। अंतिम पद तो क्या हो सकता है कि एस n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस, फिर उतना ही है। उससे अच्छा है कि इसी पे छोटा वाला फार्मूला हम लोग इसलिए तो याद करते हैं। तो आपसे क्या पूछा कि 1000, तो एन कितना हो गया, एन दे दिया है प्रश्न में 1000 बटा में 2, ए मिल गया है 1, क्योंकि प्रथम पूछ रहा है घन संख्या 1 से शुरू होता है। अंतिम पद मालूम ही है हमें सर 1000। अब इसको कटा देंगे तो यहाँ पे 5 2 5 10 0, और इसको गुना कर दें, जिसको जोड़ेंगे तो 0 0 1, अब गुना कर देंगे तो 2 0 इधर हो जाएगा, और 5 फिर 2 0 फिर 5, देखते हैं कहाँ पे दिया है 5 0 0 5 0 0, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी मिल गया। शानदार, ऑप्शन बी इसका सही आंसर कर देना है। उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। देखिए मैथ यही है, मैथ को जितना बारीकी से यहाँ पे बना लीजिएगा एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है एपी का पहला पद 2 एवं सार्वंतर 3 हो तो 8वां पद क्या होगा? तो क्या आप बताना पड़ेगा, आप खुद से बना लीजिएगा, बिल्कुल बना सकते हैं, जल्दी से बनाकर कमेंट कीजिए। क्या है एपी का पहला पद, ए दे दिया 2, सार्वंतर दे दिया 3, कह रहा है 8वां पद बताइए, तो कहिएगा सर ए प्लस 7d लिखिए। बिल्कुल, ए कितना है 2, 7 उसी तरह रह जाएगा, यहाँ पे प्लस है 7 उसी तरह, डी कितना है 3, 2 और 7 तिरका 21, काफी शानदार 23 आ गया। देखते हैं कहां पे दिया गया है, ऑप्शन सी पे दिया गया है। तो भी छात्र इसका कमेंट किए थे ऑप्शन सी, काफी आसान टाइप प्रश्न था। अभी मैंने ऊपर एक ऐसा प्रश्न सिखाया था, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। देखिए अब एपी समाप्त हुआ तो त्रिभुज चैप्टर से प्रश्न मिलने लगा। इसे कह रहा है नीचे के चित्र में ए डी दिया है 2 और यहाँ पे कह रहा है डी बी दिया है 3, बिल्कुल सही। ए ई है अपना 5 और डी समानांतर है 20, यहाँ पे डी समानांतर है 20, बिल्कुल सही। तो ई सी पूछा है, तो जैसे ही ये डी समानांतर होता है 20, ऐसे प्रश्न हम लोग काफी सीखे। वैसे हम किसका फार्मूला का यूज करते हैं, थेल्स फार्मूला। ए डी बटा डी बी थेल्स पर में बराबर होता है ए ई बटा ई सी। कितना प्रश्न सीखे हैं। अब इस साइड देखिए, ए डी 2 दिया है गुरुजी, डी बी 3 दिया है, ए ई 5 दिया है, ई सी निकालना है, मान ले रहे हैं एक्स है। मान लिए कितना है अपना एक्स है, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, बिल्कुल 2x बराबर 15 या x बराबर सर 15 बट्टा में 2 7.5 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा एक्स का मान। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए पे मिल गया। बहुआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन ए सही आंसर करना है 22 का। अब फिर त्रिभुज से आगे प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न भी शानदार है। ऐसे ऐसे प्रश्न यहां से देखिएगा, अंक चेंज होगा एग्जाम में, नहीं तो खूब प्रश्न मिलेगा। क्या कह रहा है आपसे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ में ए बी बटा डी बराबर है बी सी बटा ई एफ बराबर है ए सी बटा डी एफ। अर्थात कि यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 2 त्रिभुज है, यही प्रश्न में कह रहा है एक त्रिभुज का नाम है, मान ले रहे हैं ए, यहाँ पे अपना बी, यहाँ पे सी, दूसरा है अपना डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ। आप देखिए क्या कर रहा है कि ए बी बटा में डी, ये संगत भुजा, फिर कह रहा है बी सी बटा में ई एफ बराबर है ए सी बटा में डी एफ। अर्थात कि क्या कह दिया कि ये त्रिभुज जो है समरूप है। देखिए घुमा फिरा कर क्या कर रहा है, त्रिभुज समरूप है, तो कह रहा है इसका अनुपात दिया है 3/5, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ऊपर देखिए त्रिभुज ए बी सी है, डी है, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे सर, तो कितना होगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 5 का स्क्वायर कर देंगे 25। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी पे दिया गया। ऐसे भी प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं कि जब समरूप दिया रहेगा तो इसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे, बस हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे संगत भुजा का अनुपात, जब त्रिभुज के जो दोनों त्रिभुज समरूप है उनके संगत भुजा का अनुपात दिया है, उनके जो है क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा था, तो हम सीधे सीधे उसका स्क्वायर करते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट पे खूब प्रश्न आता है एग्जाम में। 24 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न शानदार है। कह रहा है चित्र में एस टी, ये जो है समानांतर वाला वही कॉन्सेप्ट है, तो फिर इसका अनुपात बराबर हो जाएगा। कह रहा है एक्स का मान बताइए, तो वही अनुपात वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। देखिए 4 बट्टा में x माइनस 4, अभी हम ऊपर मैंने बताया 8 बट्टा में 3x माइनस 11, तो पूछा है x का मान, तो यहाँ पे कैंची वाला गुना कर देंगे, 4 तिहाई 12x माइनस 44 बराबर 8x माइनस 8 चौका में 32। ध्यान से आप भी पेन कॉपी लेकर सॉल्व कीजिए, मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में कर लीजिए, एक एक चीज क्लियर दिखाई देगा, तभी एग्जाम में आपका एग्जाम में शानदार रिजल्ट लाना है। तो पूरा प्रश्न यहाँ से सॉल्व करके जाइए। माइनस है तो इधर आके प्लस 44, 12x में से 8x घटाएंगे तो 4x, इसको घटा ले रहे हैं तो अपना हो जाएगा 2, और यहाँ पे देखिए 4 में से घटेगा तो 1 हो जाएगा। x बराबर 12 बट्टा में 4,
4 तिया में 12, तो कहाँ पे दिया गया है 3, तो ऑप्शन बी पे। तो ये देखिए अनुपात पे आया था प्रश्न, इसी पे कॉन्सेप्ट है थेल्स प्रमेय का। तो इसको हम लोग अनुपात जब होगा तो इसका भी अनुपात संगत भुजा का बराबर होता है, इसी पे करके हम लोग एक्स का मान निकाल दिए, ऑप्शन बी हो जाएगा 3 इसका सही आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप भी सॉल्व कर रहे हैं तो 25 नंबर प्रश्न को जरा सॉल्व करके आंसर दीजिए तो क्या होगा। प्रश्न कह रहा है त्रिभुज एबीसी में AB 13 सेंटीमीटर, BC 12, AC 5। जैसे मान लीजिए एक अपना त्रिभुज है, यहाँ पे ABC है, A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे अपना C है। तो AB कह रहा है 13, BC कह रहा है 12, यहाँ पे BC कह रहा है 12 और AC कह रहा है 5। तो कह रहा है कोण C तो कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहे हैं, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर कीजिएगा और 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करके जोड़िएगा तो दोनों बराबर ही होगा। तो जैसे ही ये पाइथागोरस प्रमेय h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पालन करेगा, वैसे ही इसका कोण कितना होगा समकोण हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है, बहुआ टाइप प्रश्न। प्रश्न को सिर्फ समझना है, सभी प्रश्न आसान है। 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। सर क्या पूछ रहा है आपसे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो अभी मैंने बताया कि समरूप त्रिभुज है, संगत भुजा का अनुपात मालूम है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 26 का। चलिए काफी शानदार, आगे देखते हैं। अब त्रिभुज भी समाप्त हो गया। अब त्रिभुज के बाद आपका कौन सा चैप्टर होगा, कहिएगा सर निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न आ गया 27 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि AB वृत्त का व्यास है तथा वृत्त के केंद्र का निर्देशांक इतना है तथा B का निर्देशांक इतना है, तो A का निर्देशांक क्या होगा। अब देखिए कह रहा है A का निर्देशांक क्या होगा, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो ऐसा इसको पिक्चर से समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कह रहा है एक AB, एक मान लीजिए हमारा एक वृत्त है, सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ पे वृत्त नहीं हुआ लेकिन फिर भी आपको समझना है ये वृत्त है और इसका व्यास है, यहाँ से त्रिज्या है तो ये व्यास है पूरा A और B। यहाँ पे कह रहा है ये व्यास है और इसका वृत्त का केंद्र ये O मान लीजिए केंद्र है इसका, तो इसका दिया है निर्देशांक 2-3 और B का निर्देशांक दिया है 1-4। तो A का पूछ रहा है, तो देखिए जब O केंद्र है तो व्यास का आधा इधर भी त्रिज्या, तो अर्थात कि ये मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक तो इसका मान लेते हैं XY है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, तो इसको हम लोग जोड़ते हैं x1 प्लस x2, तो अर्थात कि x प्लस 1 बटा में 2 बराबर आता है 2। आप समझ पा रहे हैं। और वैसे ही अब इसको हम लोग मान कर रख के x का मान निकाल देंगे, तो x प्लस 1 बराबर 4 या x बराबर सर 4 - 1 बराबर 3। अब इसी तरह देखिए दूसरा भी निर्देशांक हम लोग कैसे निकालते हैं, तो y1 प्लस y2, तो y1 और प्लस y2 और बट्टा में 2, तब ये मान आता है यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक यही होता है -3। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो y प्लस 4 बराबर है -6 या y बराबर -6 और प्लस 4 है तो -4 बराबर -10। अर्थात कि ये XY का मान हमने कितना बता दिया सर 3 और -10। कहां पे दिया है गुरुजी, तो 3 - 10 ऑप्शन ए पे दिया है। बिल्कुल सही 27 का ऑप्शन ए। जो भी छात्र आंसर निकाले थे आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको भी मिटाते हैं। भी आगे देखिए जो प्रश्न है आपका 28 नंबर प्रश्न, तब तक आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। काफी शानदार प्रश्न है 28 नंबर। ये प्रश्न 2 अंक में भी पूछे जा सकते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि यदि बिंदु इतना इतना से समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है तो P का मान, तो अब देखिए P का मान, तो ये काफी शानदार प्रश्न है। तो समांतर चतुर्भुज तो मैं एक आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूं। जैसे मान ले रहे हैं यहाँ पे मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं करके देखिएगा। यहाँ पे हमारा समांतर चतुर्भुज है, ये भुजा मान लीजिए दिया है, कहीं से आप लिख सकते हैं ABCD क्रम से कहा है तो क्रम से हमने लिख दिया। अब A का निर्देशांक गुरुजी दिया है 6-1, बिल्कुल सही। B का भी दिया है 8-2 और यहाँ पे देखिए C का भी दिया है 9-4 और D का भी दिया है P3। अब यही जो P दे दिया, P का मान पूछ रहा है कि P का मान कितना होगा। तो समांतर चतुर्भुज का हम लोग विकर्ण वाला फार्मूला, जो ये विकर्ण होता है इसका ये मध्य बिंदु होता है, अर्थात कि ये DB जो है यहाँ पे जो मान लीजिए विकर्ण जहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे एक 2 विकर्ण है, एक AC एक BD, यहाँ पे मान ले रहे हैं इसका H है, तो ये जो ये मध्य बिंदु होगा ये इसका निर्देशांक, अर्थात कि इसका मध्य बिंदु AB का भी मध्य, अर्थात कि H जो हम AC का निकालेंगे O और BD का निकालेंगे, ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। तब अब ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, मध्य बिंदु हो जाएगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए अब देखिए इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे x वाला मान इधर से भी निकालेंगे तो 6 + 9 और बट्टा में 2 और बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 8 +
पी बटा में 2। यही इसमें कॉन्सेप्ट मेन था कि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण था, यहाँ पे जहाँ पे मिलेगा काटेगा वो इसका बिंदु मान लीजिए एच है, तो ये दोनों का मिड पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स का वाला बराबर होगा वाई, इसके वाई वाला बराबर होगा, तो एक्स में ही पी मिल गया, तुमको पी का मान निकालना था, तो 6 + 9 बटा 2 बराबर होना चाहिए 8 + p बटा 2, क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला से। अब इस साइड में मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, दोनों साइड बराबर है। 9 6 अपना कितना होगा 15 बराबर 8 + p, या p बराबर सर 15 - 8 बराबर 7। कहां पे दिया है गुरुजी, डी पे दिया है, ऑप्शन डी। काफी शानदार शानदार प्रश्न इधर मिल रहा है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए कितना शानदार प्रश्न था। चलिए 29 नंबर प्रश्न सॉल्व कीजिए। अभी आपको ये समांतर श्रेणी चल रहा है, आगे मैं बोला बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में ये प्रश्न है। ध्यान से सभी प्रश्न को जैसे ही क्लास खत्म होगा बारीकी से एक एक प्रश्न को खुद से सीख लीजिएगा, अंक चेंज कर करके अपने से कुछ कुछ रखकर मान बना लीजिएगा, ताकि एग्जाम में प्रश्न आए तो गलत नहीं हो। अब 29 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु P निर्देशांक दिया है, यदि B का नियामक तो A। तो अभी मैंने सिखाया, मान लीजिए ए बी है, जो वृत्त वाला हम लोग अभी पढ़ रहे थे, तो ए बी है और इसका मध्य बिंदु कह रहा है P है। P का निर्देशांक सर दे दिया 2 4, बिल्कुल सही। ए का मान ले रहे हैं, ए का पूछा है तो एक्स वाई है, नहीं दिया है। बी का भी दे दिया सर 6 8। अब यही हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ते हैं कि x1 + x2 अर्थात कि x + 6 बटा में 2 बराबर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी तो ये 2 आया है इसका मान। तो इसको मान निकालेंगे तो x + 6 बराबर 4, या x बराबर सर जी तो 4 - 6 बराबर कितना हो जाएगा -2। अब y कहाँ से हम लोग लिखे हैं, तो इसी तरह तो लिखे हैं y भी कि ऐसे y + 8 बटा में 2 बराबर 4, क्योंकि मध्य बिंदु का यही होता है x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2, या y बराबर सर 4 दूनी 8, यहाँ पे गुना और +8 था तो -8 बराबर 0, अर्थात कि एक्स वाई जो हम लोग माने थे कितना हमने बता दिया -2 0। कहाँ पे दिया है सर, बी पे दिया है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का। काफी शानदार शानदार प्रश्न आपको मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि बिंदु -6 11 में भुज का मान, यहाँ पे भुजा नहीं है, क्या है, भुज का मान क्या होगा सर। इतना बार मैं आपको सिखाऊं कि एक्स वाई होता है, यहाँ पे भुज कोटि, तो ये भुज एक कोटि, कोटि पूछता है 11, भुज पूछा है सर 6, एक्स वाला भुज होता है, वाई वाला कोटि, तो 30 का ऑप्शन ए के साथ सही आंसर चला जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इससे भाज्य हो, तो जैसे ही सबसे छोटा सा छोटा पूछता है तो उसे हम बोलते हैं कि एलसीएम निकालिए। हाईएस्ट पूछेगा तो एचसीएफ, तो एलसीएम निकालेंगे किसका किसका, तो यहाँ पे देखिए दिया है 16 20 24, तो एलसीएम 16 20 24 का आप निकाल लीजिएगा, कितना होगा, तो 24 में जो आएगा वहीं कटना चाहिए, 16 और 20 से भी। 24 में कितना आएगा आपका, 10 से गुना करते हैं 240। अब 240 तो 16 से भी कटेगा, 20 से भी और 24 से भी, ठीक है। तो ऑप्शन ए 31 का सही आंसर कर देंगे। पूछा था छोटी से छोटी संख्या, तो एलसीएम आप निकालेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, सेक 45 का मान। अब यहां से आपका समाप्त हुआ, तो यहां से सेक 45 आपका आ गया क्या, ट्राइगोनोमेट्री, सभी चैप्टर से प्रश्न मिलेगा। तो सेक 45 का मान कितना होता है सर, यही मान पूछ रहा है आपसे। तो सेक 45 cos 45 का उल्टा cos 45 1/√2, सेक 45 कितना हो जाएगा, √2, बिल्कुल सही। 32 का ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। देखिए जो ट्राइगोनोमेट्री टेबल है उसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उसी पे प्रश्न आपसे पूछा था। 32 नंबर क्या पूछा था, सेक 45 तो 1√2, क्योंकि cos 45 का उल्टा होता है। अब 33 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, साइन थीटा, बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न यहाँ पे सेट किया गया। अब देखिए क्या कह रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। प्रश्न में कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मान बताइए। बड़ा शानदार प्रश्न है। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a + b के होल स्क्वायर, तो ऊपर वाला है a - b तो साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस b स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा, और -2ab तो -2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। आप समझ पा रहे हैं ये किस पे टूटेगा, a - b के होल स्क्वायर। उसी तरह इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में आपका कॉस स्क्वायर थीटा
और प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे -2 साइन थीटा, यहाँ पे +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा सर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। फिर यहाँ पे वहीं बच गया तो इसका भी मान कितना होता है 1 1 1 कितना होगा सर 2 होगा। काफी आसान हो गया प्रश्न। प्रश्न को अगर आप समझते हैं तो प्रश्न काफी आसान हो जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। इसको भी हम लोग मिटाते हैं ताकि यहाँ पे जगह हो। तब तक आप 34 नंबर प्रश्न सॉल्व कीजिए। 33 नंबर प्रश्न सिर्फ होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा तो आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि साइन थीटा बराबर इतना तो tan थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर दिया है अपने को, मान दिया है साइन थीटा बराबर √3/2। साइन थीटा p/h होता है और tan थीटा पूछ रहा है तो p/b का मान पूछा है, p/b। तो यहाँ पे ठीक है p तो मिल जाएगा, p कितना है √3 है, लेकिन b कहाँ से मिलेगा, तो b यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए b बराबर कितना होता है, तो कहेगा h² 2 का स्क्वायर माइनस √3 अर्थात कि p² का अंडर रूट। तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, √3 का 3, अंडर रूट 4 में से 3 जाएगा 1 का 1। तो b का भी मान हमने बता दिया, किसका मान निकाल रहे हैं b का, तो 1। तो √3 में 1 से गुना कीजिएगा √3। काफी शानदार, ऑप्शन सी सही आंसर है। तो अब क्लियर समझ रहे हैं, साइन थीटा बराबर √3/2 तो p/h, tan थीटा बराबर p/b होता है। तो p तो ठीक है √3 है, लेकिन b तो b बराबर √h² माइनस p²। तो हमने मान निकाल दिया, 1 आ गया तो 1 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे, गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा √3। ऑप्शन सी 34 का सही आंसर हो जाएगा। आगे 35 नंबर प्रश्न समझिएगा। 35 नंबर प्रश्न तो बिल्कुल आसान है। कह रहा है cos 64 माइनस साइन 26, तो ये कट के कितना हो जाता है 1, क्योंकि cos को चेंज करेंगे साइन हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो माइनस 64 तो कितना होगा 26, साइन 26 बटा साइन 26 कट कर हो जाएगा 1। इसमें क्या आपको बनाना है, अब एग्जाम में काफी कम समय है तो जो प्रश्न इजी प्रश्न है उसको तो आपको बिना कलम उठाए बना देना चाहिए। अब आगे देखते हैं आपका 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है 100√3 मीटर ऊंचे टावर को जमीन से 100 मीटर दूरी पर देखने पर उन्नयन कोण का मान। अब इसके लिए एक पिक्चर से हम लोग समझते हैं, क्योंकि ये तो आपका जानते हैं हाई डिस्टेंस से प्रश्न है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा प्रश्न, तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे समझाने के लिए मैं पिक्चर बना रहा हूँ, बट हाई डिस्टेंस में क्या होता है थोड़ा सा पिक्चर बनाइएगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कह रहा है 100√3 मीटर, ये मान लीजिए हमारा टावर है, ये 100√3 मीटर ऊंचा है। अब कह रहा है जमीन से इसका दूरी 100 मीटर है, तो कह रहा है देखने पर उन्नयन कोण का मान बताइए, उन्नयन कोण का मान कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए ए हमारा दिया है किसका मान, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ए दिया है अपना P का मान और ए दिया है PB का मान, ए है अपना H। तो P और B का कोण निकालने के लिए हम tan का सीधे प्रयोग कर देंगे, बिल्कुल सही। tan थीटा बराबर P/B, P कितना है सर 100√3 और नीचे कितना है 100 है, 100 से 100 कैंसिल अर्थात कि tan थीटा बराबर √3। अब tan कितना का मान होता है √3, तो tan थीटा बराबर √3 का मान, tan कितना का मान होगा तो कहिएगा tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है। ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल जरूर याद रखिए यार, थीटा बराबर 60 डिग्री। ऑप्शन ए पे मिल गया 36 का सही आंसर। तो ऐसे ऐसे प्रश्न 2 अंक में भी आते हैं तो आपको ऐसे ही सॉल्व कर देना है। अब देखिए जो यहाँ पे प्रश्न है आपका, इसका तो ऑप्शन ये आ गया, इसको हम लोग मिटाते हैं। अब यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप 37 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न काफी शानदार है। 37 नंबर प्रश्न हो सकता है इस साल 2 अंक में पूछ लिया जाएगा, काफी शानदार प्रश्न है। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। 37 नंबर प्रश्न पहले ध्यान से पढ़िए। कह रहा है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, वर्ग के भुजा की लंबाई। अब देखिए कितना शानदार प्रश्न है। कह रहा है वर्ग की भुजा की लंबाई, तो तार की लंबाई जो होगा वो वृत्त के परिधि के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि वृत्ताकार तार को मोड़ा गया है। तो मैं क्या कह रहा हूं, तार का लंबाई जो होगा, तार का लेंथ होगा, मैं समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूं, वो वृत्त के परिधि के बराबर होगा। कहिएगा जी सर बिल्कुल वृत्त के परिधि के बराबर होगा। तो वृत्त का परिधि 2πr होता है, 2 और पाई की जगह पर 22/7 और r, तो r यहाँ पे देखिए कर 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 28 रख देंगे। यहाँ पे 7 से कट जाएगा, 7 चौका 28, यहाँ पे 22 चौका 88, 88 में 2 से गुना कीजिए तो 8 दूनी 16, 1 17, 176 सेंटीमीटर इसका हमने परिधि निकाल दिया। अब कह रहा है कि आपको वर्ग का जो है भुजा की लंबाई, तो वर्ग की परिमिति जो होगा, वर्ग का परिमिति, क्योंकि वृत्ताकार तार को मोड़ा गया है तो वर्ग की जो परिमिति होगा यहाँ पे आपको समझना है, वो तार के लंबाई के बराबर होगा। वर्ग की परिमिति किसके बराबर होगा, तार की लंबाई को, क्योंकि वृत्ताकार तार को मोड़ा गया है तो तार की
लंबाई, तो यहाँ पे तार की लंबाई हमने निकाल दिया 176 सेंटीमीटर, और यहाँ पे देखिए 176 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे परिमिति से भुजा निकालना होगा, तो वर्ग की भुजा बराबर 176 में किससे भाग देंगे, 4 से, क्योंकि परिमिति बटा 4 बराबर भुजा होता है वर्ग का, तो 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे अपना हो जाएगा कितना, चौका 16 और 4 चौका 16, अर्थात कि 44 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। ये प्रश्न काफी शानदार था। एक बार फिर से ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न को क्या कह रहा था कि 28 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। किसी भी वृत्ताकार तार को मोड़कर वर्ग बनाएंगे तो तार की लंबाई और वृत्त की परिमिति बराबर होगा 2πr। तो यहाँ पे r जो है यहाँ पे त्रिज्या दिया था तो हमने मान निकाल लिया। अब वर्ग की परिमिति और आपका तार का लंबाई बराबर है, तो भुजा पूछा था कि वर्ग की भुजा, तो परिमिति बटा 4, 176 बटा 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 44। अब आगे ध्यान से देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है दी गई आकृति में टीपी तथा टीक्यू, यहाँ पे टीपी है और टीक्यू अपना दोनों स्पर्श रेखा है। कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पीटीओ, यहाँ पे देखिए पीटीओ 50 डिग्री है, तो कह रहा है कोण पीओक्यू, पीओक्यू ये वाला कोण पूछा है। तो ये तो हम लोग एक प्रमेय समझते हैं, एक प्रमेय हम लोग पढ़े हैं वृत्त में, आप पढ़े भी होंगे कि जब ये वाला कोण दिया रहे, ये पूछे, अर्थात कि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से, यहाँ पे देखिए टी बाह्य बिंदु है, तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यहाँ पे दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली, स्पर्श बिंदु को यहाँ पे देख रहे हैं मिलाने वाली रेखा है, तो स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण का समपूरक, तो वृत्त के कोण पे बनने वाले कोण के क्या हो जाएगा, दोनों समपूरक होगा। अर्थात कि ये परिमेय के अनुसार हमको क्या जानकारी मिलता है, कोण पी टी क्यू और जोड़ कोण POQ संपूरक होगा, बराबर होगा 180 डिग्री। ये प्रमेय है, आप याद रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं के मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण का संपूरक होता है। ये हम लोग सिद्ध भी करते हैं। तो ये दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री होगा। तो एक कोण है 50, तो एक 50 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 130। तो ये बच गया अपना 130। ऑप्शन ए बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, ऐसे ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। आगे देखते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि दिए गए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में है कोण PRQ, ये थीटा का मान दिया है, ये अपना 3 है, ये 6 है, तो कह रहा है थीटा, ये थीटा कितना होगा। तो ये थीटा देखिए PR और आपका QR के बीच का कोण है, तो पहले QR निकालेंगे तभी थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो QR निकालने के लिए यहाँ पे H है, अर्थात कि ये B है, यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं H है, ये P है, ये B है, तो B स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो अंडर रूट H का होल स्क्वायर और माइनस P का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बराबर अंडर रूट 36 में से 9 घटा देंगे तो 27, 27 का रूट तो 3 3 का 9 तो 3 और अंडर रूट 3, अर्थात कि ये हमने बता दिया 3 अंडर रूट 3। अब इसके बीच का कोण है थीटा, तो ये हो गया अपना H, ये हो गया B, तो इसको थीटा मान लेते हैं कि cos थीटा, थीटा निकालने के लिए cos थीटा बराबर B/H। B कितना है सर 3√3, H कितना है गुरुजी 6 है, कटा देंगे 3 से, ये 2 हो जाएगा। या cos थीटा बराबर √3/2 कितना का मान होता है, तो कहिएगा सर cos आपका 30 डिग्री का मान होता है, cos 30 कितना होता है √3/2, सही है। cos से cos कैंसिल हो गया, या थीटा बराबर 30 डिग्री कहां पे दिया गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का। उम्मीद करता हूं आप क्लियर समझे थे। यहाँ पे थीटा का मान पूछा था, समकोण त्रिभुज था, पाइथागोरस ट्रिपलेट से हम लोग इसका कोई भी भुजा निकाल सकते हैं। 3√2 निकाल दिया और cos थीटा B/H, क्योंकि इसी के भुजा में था B और H के, और यहाँ पे cos 30 का मान था √3/2, तो थीटा हो गया अपना 30 डिग्री। अब आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न करा, एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये तो बिल्कुल आसान टाइप प्रश्न पूछ दिया। करा उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो गोला का व्यास दिया है 14, तो 14 का आधा करेंगे त्रिज्या निकालने के लिए, r बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2πr², 2π का मान 22/7, R स्क्वायर का मतलब R 2 बार, तो 7 गुने में 7, 7 से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, अर्थात कि 22 दूनी 44 और गुने में 7 बराबर 308, और किस में दिया है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं पे है नहीं है, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। उम्मीद करता हूं आप क्लियर समझ लिए कि गोला का व्यास दिया था, हमने त्रिज्या निकाला, पूछा था गोला का वक्र तो 2πr, वहीं पूछता संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या होता, कहते 4πr², और 4 और पाई का मान कितना हो जाता 22/7, और
आर स्क्वायर, तो यहाँ पे अपना 7 × 7, तब 7 से 7 कैंसिल होता है और यहाँ पे 22 चौका, तो यहाँ पे 88 × 7, तब अपना हो जाता 616। तब होता आपका ऑप्शन बी। अगर कब पूछता जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तब होता ऑप्शन बी, लेकिन यहाँ पे पूछा था वक्र पृष्ठ, तो कोई नहीं, इसलिए ऑप्शन था यहाँ पे। इसी तरह आपको निकाल देना है। अब 41 नंबर प्रश्न को समझिए। 41 नंबर प्रश्न देखिए, काफी शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है। 41 नंबर प्रश्न को समझने से पहले इसको हम लोग को मिटाना पड़ेगा ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। 41 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि दिए गए चित्र का परिमाप, इस चित्र का परिमाप बताइए। जहां ये भी बुक से प्रश्न है। AED एक अर्धवृत्त है, यहाँ पे देखिए AED जो है अर्धवृत्त है और ABCD एक आयत है। अब देखिए इसका परिमाप पूछ रहा है, तो L का मान इसमें दिया है, आयत का लंबाई कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, B का भी मान दिया है 14 और त्रिज्या R कितना हो जाएगा 7, क्योंकि ये देखिए 14, तो यहाँ पे इसका ये मान लीजिए यहाँ पे केंद्र था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होता 7 होता, तो हमने R निकाल दिया 7। अब करा इसका परिमाप, ये पूरा आकृति का परिमाप, तो आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप कितना होता है कहिएगा 2 × L + B, लेकिन इसमें देखिए 2 लंबाई है, तो यहाँ पे इसका परिमाप कितना होगा 2L + B, एक ही चौड़ाई है। यहाँ पे ऊपर चौड़ाई था नहीं, क्योंकि चित्र का ही परिमाप पूछा था, तो ऊपर वाला ही नहीं है, समझ पा रहे हैं आप। यहाँ पे 2 लंबाई था, तब हम लिखते हैं 2L, और 2B कहाँ से होता है, तो यहाँ पे ऊपर भी रहना चाहिए पूरा, तो ये नहीं है, तो चित्र का ही परिमाप निकालना है, तो एक B यहाँ से कम हो गया। और आपसे क्या पूछ रहा है कि इसमें एक अर्धवृत्त है, यहाँ पे देखिए AED एक अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का परिमाप तो πr + 2r, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा πr, क्योंकि 2r, एक r ऊपर वाला भी नहीं है, ये भी नहीं, तो 2r गायब, सिर्फ क्या बचेगा πr, बस यही इसमें इस आकृति का परिमाप हो जाएगा। मान रख देंगे तो 2 और L के जगह पर 20 और B का जगह पर 14, पाई के जगह पर 22/7 और R भी अपना 7, 7 से 7 सर कैंसिल, 20 में 2 से गुना कर देंगे 40 और प्लस में 14 प्लस में 22 जोड़ देंगे, 4 2 6 और 4 2 6 1 7, 76 सेंटीमीटर कहीं पे है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए सही आंसर। ये भी प्रश्न काफी शानदार है, 2 अंक में पूछा जा सकता है। इस प्रश्न को भी बार बार आप समझ लीजिएगा, 1-2 बार खुद से जरूर बना लीजिएगा। काफी शानदार शानदार प्रश्न इधर मिल रहा है, अंत तक देखिए क्लास, काफी यहाँ से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में 2 नंबर में भी आएंगे। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 42 नंबर प्रश्न कैसे आप बनाइएगा। प्रश्न आपसे कह रहा है कि 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः इतना इतना है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा जिसके परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। तो पहले इन दोनों वृत्त का परिधि, तो पहले वृत्त का परिधि 2πr, तो 2π और r के जगह पर 8, तो इसको निकाल रहे हैं 16π। दूसरे वृत्त का परिधि तो 2πr, तो 2πr दूसरा का त्रिज्या यहाँ पे देख रहे हैं दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 दूनी 12π। अब कह रहा है एक बड़ा वृत्त है जिसका उसका भी परिधि कितना होगा 2πr ही होगा, तो कह रहा है इसका बड़ा वृत्त जो इस दोनों को जोड़ने पर बन रहा है, अर्थात कि 16π और 12π दोनों के परिधि के योगफल के बराबर इस बड़े वृत्त का परिधि, तो इसमें r का मान पूछा है, तो बस यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए या r या 2πr बराबर 16π और 12π कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 28π हो जाएगा, या पाई या r बराबर 28π और यहाँ पे बटा में अपना 2π, पाई से पाई कैंसिल, ए भी कैंसिल, कितना हो जाएगा r सर 14 सेंटीमीटर। कहाँ पे दिया है गुरुजी, सी पे दिया है, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 42 का। उम्मीद करता हूं क्लियर आप समझ रहे हैं। यहाँ पे दोनों का हम लोग परिधि निकालें, और प्रश्न में कहा था कि इनके परिधि का, दोनों वृत्त के परिधियों का योग जो है बड़े वृत्त के परिधि के बराबर है, तो उसका भी परिधि 2πr ही होगा, तो हमने मान बराबर कर दिया और r ऑटोमेटिक निकल गया। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप तथा क्षेत्रफल, परिमाप बराबर है क्षेत्रफल, कह रहा है संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या अर्थात कि 2πr बराबर है πr स्क्वायर के, यही प्रश्न कर रहा है। तो पाई से पाई कैंसिल, r से स्क्वायर कैंसिल, तो r बराबर 2 मात्रक, कोई यूनिट नहीं है, तो मात्रक कहाँ पे दिया है सर, ऑप्शन ए, क्योंकि कहा था कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, बराबर कर दिए, r आ गया 2 मात्रक। काफी शानदार शानदार प्रश्न देखने को मिल रहा है। अब आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न कितना शानदार है, कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन कितना रह जाएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए अब किसी गोले का त्रिज्या r है, तब उसका आयतन कितना होता है
तो कहिएगा 4/3 पाई r क्यूब, बिल्कुल सही। अब कह रहा है उसके त्रिज्या को हम आधा कर रहे हैं, तो कि त्रिज्या हो गया r/2, तब आयतन कितना होगा 4/3 और पाई आर के जगह पर r/2 का होल क्यूब, अर्थात कि 4/3 पाई r क्यूब और नीचे 2 का क्यूब कीजिएगा, 2 4 8 हो जाएगा। अर्थात कि पहले इसका आयतन था 4/3 पाई r क्यूब, अब 4/3 पाई r क्यूब में क्या आ गया 1/8, अर्थात कि इसका 8वां भाग हो जाएगा आयतन सर, बिल्कुल सही ऑप्शन सी। देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न आपको मिल रहा है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, लॉजिकल प्रश्न। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया, क्योंकि त्रिज्या जब हम इसका आधा करेंगे तो ये त्रिज्या का 3 गुना होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8वां भाग हो जाएगा। अब 45 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी घन की भुजा को दुगुना कर देते हैं तो आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए घन का भुजा है ए, तो उसका आयतन कितना होता है सर, a³ होता है, बिल्कुल सही। अब कह रहा है कि इसके 2 गुना कर दीजिए, अर्थात कि आयतन हम कर दिए 2a हो गया, तब आयतन कितना होगा, तो 2a का क्यूब, तो 2 दूनी 4 दूनी 8a³, a³ अब कितना हो गया 8a³ हो गया, अर्थात कि 8 गुना हो गया सर जी, काफी शानदार। 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न है। चलिए इसको भी मिटाते हैं, तब तक आप क्लास को लाइक अभी तक नहीं किए तो इतना मेहनत इतना अच्छा क्लास आप ही के लिए चलता है, आप क्लास को लाइक कीजिए और डेली अगर लाइव चैट में आप आंसर देना चाहते हैं तो डेली 6:30 PM पे क्लास ज्वाइन कीजिए। मैथ है, मैथ को जितना ही ज्यादा आप एग्जाम में सॉल्व करके यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना ही आपका शानदार रिजल्ट आ जाएगा मैथ में। तो मैथ में जितना क्वेश्चन मिले, सभी नया नया प्रश्न आपको मिल रहा है, उतना ही आपको सॉल्व करना चाहिए। अब देखिए 46 नंबर प्रश्न कह रहा है संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है सर। तो संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कहलाता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है माध्यिका। तो माध्यिका के लिए मैं पीछे भी आपको कई मॉडल पेपर में सिखाया था कि पहले इसको आरोही क्रम में सजाइए, तो आरोही क्रम में सजाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, इतना ही ना दिया है, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब देखिए अब कह रहा है इसका माध्यिका, तो इसको बीच वाला जो बचेगा, क्या बच गया गुरुजी, 4 बच गया, काफी शानदार ऑप्शन सी। जब भी माध्यिका पूछेगा तो आपको क्या करना है कि इसको पहले आरोही क्रम बढ़ते क्रम में सजा देना, और जो दोनों सब बांटिएगा जो बीच में बच जाएगा वही माध्यिका होता है। माध्य पूछेगा तो टोटल जोड़ के जितना संख्या रहेगा औसत निकाल दीजिएगा। माध्य बहुलक पूछेगा जो सबसे ज्यादा बार आया रहेगा, जिसकी बारंबारता अधिक रहेगा वो बहुलक हो जाएगा। अब 48 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा अधिक बारंबारता वाले वक्र को क्या कहते हैं। तो अभी मैंने बताया जिसका बारंबारता अधिक होता है उसे क्या बोलते हैं, बहुलक, और उस वक्र को क्या बोलेंगे, बहुलक वक्र। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, अधिक बारंबारता वाले वक्र को बहुलक वर्ग बोलते हैं। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रायिकता से हमें बोला सभी चैप्टर का आपका रिवीजन होगा। कह रहा है 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती है, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतना है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता तो PE और आपका होता है प्लस PE0 बराबर 1, तो एक हो गया आपका 1.00 में से इसको घटा लेंगे, बस दूसरा निकल जाएगा, क्योंकि एक का कितना प्रायिकता होगा, तो 2 में से यहाँ पे 8 और 9 में से 6 जाएगा 3, 0.38, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रायिकता का आसान प्रश्न। चलिए 50 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा असंभव घटना की प्रायिकता, संभव घटना 1, असंभव घटना की प्रायिकता 0, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे भी देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, लेकिन आज के क्लास को हम लोग 50 पे ही रोकेंगे। मैं पूरा डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया हूं। अगर कोई भी प्रश्न नहीं आया होगा समझ में तो फिर से देखकर समझ लीजिएगा। इस सभी प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए, क्योंकि यहां से खूब प्रश्न टकराएगा एग्जाम में। एग्जाम में क्या होता है, यहाँ पे अंक चेंज हो जाता है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। अगले इस 50 प्रश्न की भी क्लास आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।